हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री की एनसीईआरटी और हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 11 नए साम्राज्य और राज। तो देखिए क्या बताती है प्रशस्तियाँ। देखिए प्रशस्तियाँ क्या होती है। प्रशस्तियाँ वो होती है जो किसी ने अपने राजा की प्रशंसा में लिखी हुई होती है। दरअसल अरविंद गुप्तवंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। तो देखिए गुप्त वंश के समय एक राजा था समुद्रगुप्त। उसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है। तो देखिए इलाहाबाद में एक अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि तथा मंत्री रहे हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। तो देखिए कौन करता है, जो उनके दरबार में रहते हैं, है ना, जिनसे उन्हें संरक्षण दिया हुआ होता है राजा ने, वही इनकी प्रशंसा में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो हरिशेन जो था उसका मंत्री, उसने ये जो है प्रशस्ति लिखी थी। तो देखिए आप इसको कैसे याद रखेंगे। तो देखिए इसे प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। इलाहाबाद का आपको पता है, अभी प्रयागराज नाम रखा है। तो ऐसे याद रखिए कि प्रयाग में तीनों नदियां आके मिलती हैं, संगम बनता है। तो मतलब पानी खूब ज़्यादा हो जाता है समुद्र जैसा। तो उससे याद रखिए कि समुद्रगुप्त से ये जुड़ी हुई है। थोड़ा सा कनेक्ट करके आपको याद रहेगी, अगर कभी आता है प्रयाग प्रशस्ति किससे जुड़ी हुई है या इलाहाबाद नाम से भी आ जाए तो भी याद रखिएगा। और ये हरिशेन ने लिखी थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। मैंने अभी आपको बताया कि प्रशस्ति का मतलब ये प्रशंसा में लिखे हुए होते हैं। प्रशस्तियां लिखने का प्रश्न पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 10 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। पहले भी लिखी जाती थी प्रशस्ति, लेकिन गुप्त काल में क्या हुआ, इसका महत्व बढ़ गया प्रशंसा लिखने का राजा के उसमें। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। आओ देखिए समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की को एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान और उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। तो देखिए जो कवि है उसने राजा की प्रशंसा में लिखा है, उसे एक योद्धा बताया है, युद्ध को जीतने वाला राजा, विद्वान और कवि कहा है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। राजा की इतनी प्रशंसा की है कि उसको भगवान के बराबर बताया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं या वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। तो देखिए क्या लिखा था। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। तो उनकी तारीफ की गई है। अब देखिए वीणा बजाने वाला राजा। यहाँ पे एक सिक्का मिला था, समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्के पर दिखाया गया है। जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इसमें समुद्रगुप्त को क्या वीणा बजाते हुए दिखाया गया, इसका मतलब कि वो संगीत प्रेमी भी थे। तो अगर तुम मानचित्र 7 को गौर से देखो, अभी हम एक मानचित्र देखेंगे, तो पाओगे कि क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे, उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। अभी बताऊंगी मैं ये क्या है। देखिए यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेन चार विभिन्न प्रकार के राजाओं, उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करता है। तो इसमें देखिए क्या बताया गया है, समुद्र जो चार राजा थे, चार विभिन्न प्रकार के, उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियां क्या थी वो इसमें बताया गया है, इसकी जानकारी दी गई है। तो देखते हैं क्या थी। देखिए मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो देखिए आप हरा कलर इधर देख सकते हैं, बीच में है इस चित्र में, थोड़ा क्लियर हो जाए। कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र और नालंदा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आर्यावत का क्षेत्र था, यहाँ के 9 राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराया था। तो देखिए हरे रंग का क्षेत्र आर्यावत के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर अपने राज्य में मिला लिया था। उनके राज्य को क्या किया था, उसने अपने राज्य में मिला लिया था। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हारे जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने इन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। तो देखिए आप दक्षिणापथ के 12 शासक, जो आप रेड पॉइंट देख सकते हैं, वो उनकी राजधानियां थी। और आप बाकी भी देख सकते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट जगह दी हुई है, जैसे ऐहोल, चालुक्य, अमरावती, नीचे आप दक्षिण में पल्लव, कांचीपुरम, महाबलीपुर, अरिकामेडु, पुहार, मदुरै, ठीक है। ये सब क्या होता है ना फ्रेंड्स, पांडे, चेर, चोल, ये कहाँ पर थे। जब भी ऐसा आपको चित्र दिखे तो उसको बना लीजिए या लिख लीजिए, क्योंकि जब कभी ऐसा
आ जाता है कहीं पर लिखा हुआ पुहार लिखा हुआ आ गया, तो कहाँ है आपको कैसे पता चलेगा? तो इनसे हमें इंपॉर्टेंट जगह पता चल जाती है। और ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अभी लास्ट टाइम एक आया था, जब उन पूछा गया था सिंधु सभ्यता के, पूछा गया था कि कौन कौन सी जगह में एक सिंधु सभ्यता से रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए आपको ये सब नाम भी देखने चाहिए। और जिसका ऑप्शनल है उसको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए इसको। तो देखिए, उसने जो आर्यावर्त के राजा थे उनको तो हराकर अपने राज्य में मिला लिया था, उनके साम्राज्य, उनके राज्य को। लेकिन जो दक्षिणापथ के 12 शासक थे, ठीक है, इन सबको क्या किया था, समुद्रगुप्त, इन लोगों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था, और समुद्रगुप्त ने उन्हें अपनी वापस शासन करने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, उसने कहा होगा ज़्यादा कि आप टैक्स दीजिए और अपना शासन करते रहिए। आप ये याद रखिए कि यहाँ पे उसने जो दक्षिण के राजा थे उनको अपने राज्य में नहीं मिलाया था। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आए थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। तो देखिए, यहाँ पर जो बैगनी से बना हुआ है, ये पड़ोसी देशों का चित्र है, मतलब उस समय के जो पड़ोसी उसके देश थे। आप देख सकते हैं काफ़ी नॉर्थ में पूरा है और नॉर्थ ईस्ट में है हमारे। तो ये क्या करते थे, ये जो राजा थे, ठीक है, ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, ठीक है, उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थित होते थे। बाह्य इलाके के अलावा जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण और शक वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे जिन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की, उनकी और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तो देखिए, जो नीला रंग है आप देख सकते हैं साइड में, तो यहाँ पे कुषाण शासक थे, ठीक है, वंश के राजा थे। तो इन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह समुद्रगुप्त से किया। इन्होंने जो है समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करी। तो देखिए, उसने चारों तरफ अलग अलग अपनी नीतियां अपनाई। जो मेन बीच में थे आर्यावर्त, उनको अपने राज्य में ला लिया। दक्षिण के राजाओं को वापस उनका राज्य दे दिया, शासन करने की अनुमति दे दी। ठीक है, जो उसके पड़ोसी देश थे वहाँ पर वो उसके लिए उपहार लाते थे, उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। और जो कुषाण शासक थे, उनके साथ क्या किया, उनको मतलब उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाए। तो उसकी नीतियाँ चारों तरफ अलग अलग थी। ऐसे अगर क्वेश्चन अगर आपसे कभी आ गया कि समुद्रगुप्त की नीतियाँ क्या रही, तो तब आपको ये मेंस के आंसर में लिखना हो सकता है। इसलिए इसको हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा। यहाँ पे देखिए, ये दिया है, आर्यावर्त एवं दक्षिणापथ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था। एक को मिला लिया था, एक को नहीं, यानी उसकी उसमें अंतर तो था। ठीक है, अगर आप ये चित्र देखना चाहते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, वल्लभी, भरूच, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वो आप इसमें याद रखेंगे। अब हम देखेंगे वंशावलियाँ। पहले देख लेते हैं विक्रम संवत। देखिए, 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त के नाम से जोड़ा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने विक्रम संवत को भी अपने राष्ट्रीय कैलेंडर में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ स्थान दिया। तो देखिए, विक्रम संवत जो था उसको किससे जोड़ा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय से। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और ये क्यों, उसने जब उसने शकों पर विजय प्राप्त करी थी तो इस संवत की स्थापना की थी, ये याद रखिएगा। अब देखेंगे वंशावली। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में ही बताती हैं। ये प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रति सॉरी प्रपितामह पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। तो इनसे क्या पता चलता है, जैसे देखो, अगर पहले क्या था कि हमारे प्राचीन काल में इतने लिखित स्रोत हमें प्राप्त नहीं हुए कि हम उनके इतिहास का सही से वर्णन कर सकें। तो कैसे पता चलता है, यही जो हमें अभिलेख मिलते हैं, इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है उनके बारे में। तो देखिए, क्या था कि उससे हमें इनकी वंशावली भी पता चलती है। तो उनकी माँ कौन थी, कुमार देवी लिच्छवी। उनकी जो माँ थी कुमार देवी, वो लिच्छवी गण की थी। और पिता जो थे वो चंद्रगुप्त, वो गुप्त वंश के पहले शासक थे। सॉरी, गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। तो वो ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी।
तो ये लोग क्या करते थे, बड़ी बड़ी उपाधियां लेते थे अपने आप को वैभवशाली दिखाने के लिए। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में भी उल्लेख है। इससे ये आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। समुद्रगुप्त के बारे में उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त की वंशावली, पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। तो देखिए, समुद्रगुप्त के बारे में हमें जो उनके बाद का वंश था चंद्रगुप्त, उनसे भी जानकारी मिलती है। इन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। इसके विषय में हम अध्याय 12 में पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, जो समुद्रगुप्त था उसके बाद के जो वंश था उससे भी उसकी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त की वंशावली में भी उसके बारे में पता चलता है। ठीक है। इन्होंने जो पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम जो शक शासक था उसको हराया था। अब हम देखेंगे हर्षवर्धन और हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही राजा एक हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। तो देखिए कैसे पता चलता है हमें गुप्त वंश के बारे में, मैंने भी बताया अभिलेख या सिक्के जो मिलते हैं उनसे पता चलता है। तो देखिए एक राजा था हर्षवर्धन। ठीक है। उसके दरबारी कवि वाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। तो किसी किसी राजा के बारे में हमें उनकी जो जीवनी लिखी जाती है उनसे भी पता चलता है। तो जो दरबार में उनका कवि था वाणभट्ट हर्षवर्धन के, उसने क्या करा था, हर्षचरित लिखी थी उनकी जीवनी। इसमें हर्षवर्धन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये अगर ये बुक किसने लिखी, आ सकता है एग्जाम में, तो ये हमेशा नोट करने वाली चीज होती है कि हर्षचरित वाणभट्ट ने लिखी। इनमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उसके राजा बनने का तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री श्वेन सांग के बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा है। काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन किया। तो देखिए ये भी आ सकता है कि कौन सा तीर्थयात्री किसके समय आया था। तो जो चीनी यात्री था श्वेन सांग, वो किसके, हर्षवर्धन के काल में आया था। वैसे कहीं कहीं हेन सांग भी लिखा रहता है, तो ऐसी हर्षवर्धन और हेन सांग से ऐसे इसको कनेक्ट करके याद कर लीजिए कि इसके टाइम में था। अब देखिए, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। तो हर्ष था वो सबसे बड़ा बेटा नहीं था, लेकिन उसके भाई की मृत्यु हो जाने पर वो थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। ठीक है। उनके बहनोई जो थे वो कहाँ के शासक थे, कन्नौज के। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। तो देखिए क्या हुआ कि जो कन्नौज का शासक, जिनके बहनोई थे हर्ष के, वो कन्नौज के शासक थे। लेकिन बंगाल के शासक ने क्या करा, उनको मार डाला। तो हर्ष ने कन्नौज पर भी अपना अधिकार कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध और बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली थी। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन ने उन्हें रोक दिया। तो देखिए उन्हें काफी जीत हासिल करी। मगध को जीता, बंगाल को जीता। और जब वो दक्षिण की तरफ बढ़े तो क्या हुआ, जो चालुक्य नरेश थे पुलकेशिन थे, उन्होंने रोका हर्षवर्धन को। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। तो देखिए दक्षिण में कौन से महत्वपूर्ण राजवंश थे उस वक्त, पल्लव और चालुक्य। पल्लवों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। तो पल्लवों का राज कहाँ था, कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र में और कावेरी नदी के डेल्टा तक। जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। और चालुक्य कहाँ थे, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर बने। तो देखिए ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी। आपको लग रहा होगा काफ़ी इन्फो है, पर इसको ध्यान से पढ़ना होगा। तो चालुक्य की राजधानी कौन सी थी, ऐहोल। ठीक है, जो एक व्यापारिक केंद्र थी और धार्मिक केंद्र भी थी। पल्लवों और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानी को निशान बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। तो देखिए इनमें आपस में लड़ाई होती रहती थी। पुलकेशिन सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। अब पुलकेशिन किसका था, चालुक्य राजा था। ठीक है, चालुक्य वंश का था। उसके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। मैंने भी आपको बताया इनकी प्रशंसा में जो प्रशस्ति लिखी जाती है उससे इनके बारे में पता चलता है। तो जो उसका दरबारी कवि था रवि कीर्ति,
उसने इनकी प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी थी। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन दत्त को अपने चाचा से ये राज मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। ठीक है, जो पुलकेशिन दत्त था उसने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तट पे अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। हर्ष का मतलब क्या है? आनंद, सबको पता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। तो देखिए यहाँ पर भी जोक हो रहा है कि पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, मतलब हर्ष मतलब आनंद, अब उसको आनंद नहीं रहा क्योंकि वो हार चुका है। पुलकेशिन दत्त ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जैसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी, तो इन्होंने पल्लव राजा पर भी आक्रमण किया था। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई के में से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्यों को अंततः राजपूत और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। तो क्या हुआ कि लड़ने से क्या हुआ, इनकी शक्ति, लड़ने में क्या है, बहुत सारे संसाधन खर्च हो जाते हैं, तो इनकी शक्ति क्षीण हो गई और इनको जो राष्ट्रकूट और चोल वंश के राजा थे उन्होंने इन्हें हरा दिया। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। तो देखिए पहले कुछ नहीं होता था, एग्रीकल्चर होता था। एग्रीकल्चर से इन्हें टैक्स मिलता था, भूमि कर मिलता था, तो वो इनके जो था इनकम का सबसे बड़ा स्रोत था। प्रशासन की इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। पहले प्रशासन क्या एक गांव को इकाई मानकर किया जाता था। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बनाए गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो शक्तिशाली लोग थे उनसे समर्थन जुटाना चाहते थे राजा, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो प्रशासकीय पद थे वो वंशानुगत कर दिए। ठीक है, मतलब जैसे पिता है तो उसका पद उसके बेटे को मिल जाएगा। तो जैसे कि महादंड नायक क्या होता है, मुख्य न्याय अधिकारी। अब दंड से याद रखिए, दंड कौन देता है, जो न्याय करता है। तो महादंड नायक मुख्य अधिकारी थे, मुख्य न्याय अधिकारी को बोलते हैं। तो जो उनका कवि था हरिशेन, वो अपने पिता की तरह ही महादंड नायक था। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिशेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री था, तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों पर भी मंत्री था। तो देखिए क्या करते थे, एक से ज्यादा पद भी दे देते थे। जैसे हरिशेन जो था, क्योंकि उसने इनकी इतनी प्रशंसा भी करी थी, इसीलिए तो वो क्या क्या था, महादंड नायक था। ठीक है, महादंड नायक मैंने आपको बताया, न्यायाधिकारी। पता है क्या होता है, जब आप प्रीलिम्स का पेपर देंगे ना, तो ऐसे ही शब्द पूछ लिए जाएंगे कि इसका मतलब बताओ, तो इसीलिए हमें इनके मतलब भी बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। इसके साथ कुमारामात्य भी था। कुमारामात्य था अर्थात मतलब एक महत्वपूर्ण मंत्री। जो एक महत्वपूर्ण मंत्री होता था उसका मतलब था कुमारामात्य। और एक संधि विग्रहिक था। ठीक है, युद्ध और शांति के विषय का मंत्री था। संधि से याद रखिए, युद्ध मतलब संधि करता था, यानी युद्ध में और शांति के विषय का मंत्री था। देखिए संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सातवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो देखिए स्थानीय प्रशासन जो होता था उसमें भी प्रमुख व्यक्ति जो थे वही रहते थे ज्यादातर। इनमें नगर श्रेष्ठी का मतलब क्या है, मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी। ठीक है, श्रेष्ठ व्यक्ति है ना, या तो वो मुख्य बैंकर या तो पैसा है या व्यापार करता है, ऐसे याद रखिए। सातवां कौन था, व्यापारियों की काफिले का नेता। ठीक है, सारथी से याद रखिए, सारथी कौन होता है, जो चलाता है। तो व्यापारियों के जो काफिले थे उनका नेता, याद रखने के लिए जोड़ के बता रही हूँ। प्रथम कुलिक क्या था, मुख्य शिल्पकार। कुलिक ठीक है, शिल्पकार था। तथा कायस्थ यानी लिपिको, कायस्थ यानी जो लिपिक थे, तो के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो ये सब व्यक्ति होते थे। यही आपको बारीकी से पढ़ना पड़ता है हर चीज़। और कोई नई ऐसा लगता है ना कि कैसे कुछ लोग टॉप कर जाते हैं यही चीज़ें पढ़ के और कुछ लोग नहीं कर पाते। बारीकी से पढ़ना पड़ता है फ्रेंड्स, हर चीज़ को एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ना है आपको, उसका मतलब याद रखना है।
यही चीज़ें आपको नोट भी करनी है। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो गए कि अपना स्वतंत्र राज स्थापित कर लेते थे। तो देखिए राजा इन लोगों को मतलब उनसे वो लेने के लिए, उनका समर्थन लेने के लिए क्या करा, उनको पद दिए, ठीक है, और उनको ज़्यादा पद दिए, ज़्यादा उनको सम्मान दिया। तो इस तरीके से क्या होता था कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी हो जाते थे, ठीक है, इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि वो अपना खुद का राज्य भी स्थापित कर लेते थे। अब उन पे देखिए भूमि है, एक सैनिक है, तो वो अपना राज्य भी धीरे धीरे स्थापित कर सकते हैं। एक नए प्रकार की सेना, कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इनके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। तो देखिए जो कुछ राजा क्या करते थे, अपनी एक सेना रखते थे, ठीक है, जिसमें सब रहते थे, हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल, हाथी पे चलने वाले, रथ पे, घोड़े पे चलने वाले और पैदल। इसके साथ कुछ सेना नायक होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देते थे। अलग अलग जगहों पे क्या होते थे, सेना नायक, उनकी अपनी सैनिक रहते थे, वो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था, ठीक है, उनको कुछ भूमि दे दी जाती थी दान में, कि आप यहाँ का वो कर वसूलते होंगे, ठीक है, उनको कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। दी गई भूमि से कर वसूलते थे, जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। क्या होता था, ठीक है, एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसको भूमि दे दी गई है ना, अब वो क्या कर रहा है, उस भूमि से कर ले रहा है, और उस कर से क्या कर रहा है, अपने लिए सेना और घोड़े रख रहा है। अब मान लीजिए वो इतना शक्तिशाली हो जाए कि वो राजा के बराबर हो जाए, तो फिर राजा को हरा ही देगा। तो इस तरीके से स्वतंत्र राज्य बने। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे, इस तरह, और हथियार भी वो जुटा लेते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। अब यहीं से शुरुआत होती है सामंतवाद की, ठीक है, जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। मैंने आपको बताया, अगर ये राजा से शक्तिशाली हो जाएंगे तो फिर वो राजा को हरा नहीं देंगे। तो इसी यहाँ से सामंतवाद की शुरुआत होती है। दक्षिण के राज्यों में सभाएं, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। तो देखिए जो पल्लव थे, उनके अभिलेखों से क्या पता चलता है कि स्थानीय सभाएं होती थी, ठीक है। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन को क्या कहते थे, सभा जैसे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि काम करती थी। तो देखिए ये जो सभाएं होती थी, इसका मतलब पता है कि लोग मिलजुल कर काम करते थे। तो ये सभाएं क्या करती थी, कामों की देखभाल करती थी, जैसे सिंचाई का काम या सड़क निर्माण का काम, तो ये देखती थी। जिन इलाकों के भूसा में ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। तो देखिए अगर ब्राह्मण भूस्वामी थे तो उसको क्या कहेंगे, संगठन को सभा। लेकिन अगर ब्राह्मण नहीं है तो क्या कहेंगे, उर कहेंगे। और कहाँ पर थे, जिन इलाकों में भूसा में ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ और नामक ग्राम सभा होने की बात कही है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। तो नगरम क्या था, व्यापारियों का एक संगठन था। संभवतः इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। तो ये जो सभाएं होती थी, इस पर शक्तिशाली लोगों का नियंत्रण होता था। इससे देखिए ये पता चलता है कि उस वक्त कैसी कैसी व्यवस्था रही। उस जमाने में आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों और कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। जो कालिदास थे वो नाटक लिखते थे, जिसमें वो राज दरबार का जीवन का चित्रण करते थे। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाई गई हैं। तो देखिए जब ये राज दरबार के बारे में जो नाटक रचते थे, तो इसमें जो राजा था वो संस्कृत बोल रहा है, अन्य लोग प्राकृत बोल रहे हैं, ठीक है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। तो इनकी एक रचना है, क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें जिसकी किसकी कहानी, दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है वो। इस नाटक, मैंने भी आपको बताया, बुक्स वगैरह आपको अच्छे से ही नोट करनी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो इससे पता चलता है कि उस वक्त भी कितना असमानता होती थी, ठीक है। एक गरीब मछुआरे के साथ एक राज कर्मचारी के दुर्व्यवहार की बात कही है। तो इन्हीं चीज़ों से हमें उस जमाने के बारे में पता चलता है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। तो देखिए एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। ये अंगूठी राजा ने
शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निकल गई थी। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे के इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। तो देखिए उस समय के भ्रष्टाचार के बारे में भी इसमें बताया गया है। चीनी यात्री फाशियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहर के बाहर रहना पड़ता था। तो देखिए जो चीनी यात्री फाशियान था, कई जगह फायान भी लिखा रहता है, तो उसने वो बताता है कि उस समय छुआछूत भी थी। ठीक है, इसका भी वर्णन उसने किया। इनमें शहर के जो कुछ लोग थे जिन्हें अछूत मानते थे, उन्हें शहर के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचते थे। हाँ, तो देखिए क्या होता था। मतलब मुझे ये सब पढ़ के अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी ख़राब हैं, अभी भी मानी जाती है, लेकिन ये चीज़ें सही नहीं है। अगर आप एक आईएएस एस्पायरेंट है तो आपको ये मानना है कि सब इक्वल है, ऐसी चीज़ें कुछ नहीं होती। तो क्या होता था, अब मुझे ये बुरा लगता है कि कितने पुराने टाइम से ये चीज़ें चली आ रही हैं। तो देखिए फाइया ने बताया है कि उस समय भी कुछ लोगों का अछूत माना जाता था। अगर वो चलते थे शहर में तो उनको आवाज़ करते हुए चलनी पड़ती थी, ठीक है, ताकि लोग हट जाएं और उनके छूने से बच जाएं। एक जगह पाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सचिव चित्रण किया गया है। राजा की सेना, राजा बड़ी मात्रा में, देखिए किसने बताया है, ये बाणभट्ट ने बताया है। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों या हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करती थी। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो मैं आपको समझाती हूँ, जो सिर्फ ऐसे ही दी हुई है वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल, तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ और फूलों का उपहार लाते थे और जानवरों को चारा भी देते थे। ये राजा से ही मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके। पर ये सेना अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जो थे बैल इन हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखता है पूरी दुनिया धूल की गठ में डूब जाती थी। तो देखिए राजा जब ऐसे यात्रा पर जाते थे तो देखिए उसके बाद लोगों पर क्या असर पड़ता था ये बताया गया है। तो देखिए अन्यत्र भी हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। मरुभूमि होते हुए भी देखिए अरब अरब के बारे में बताया गया है। अरब में क्या है, डेजर्ट है, आपको पता है, रेगिस्तान है। तो मरुभूमि होते हुए सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अरब क्या थे, अरब जो था वहाँ से काफ़ी व्यापार होता था। अरब में रहने वाले तथा अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बेदुइन कहाँ के है, तो अरब के कबीले के लोग होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे क्योंकि ये एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक धर्म की शुरुआत की। तो देखिए इस्लाम धर्म की शुरुआत किसने की थी, पैगंबर मोहम्मद ने। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। इसके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। तो देखिए आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।